अच्छा, तो प्रोपोर्शन हम पढ़ के आए थे, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। कोई भी दो क्वांटिटीज, किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का हो सकता है। इट मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ने लग जाए तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होने लग जाए तो हम कहते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये हम फिजिक्स के अंदर हर चीज के अंदर ये रिलेशनशिप पढ़ के आते रहे हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप हम हर टॉपिक में पढ़ के आते रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा दूसरे तरीके से देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के तरीके से, कि बुनियाद एक्चुअली प्रोपोर्शन की है क्या? अब हमने रेशो क्या निकाला? हमने रेशो कहा कि भाई 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को हम रेशो कहते हैं, ठीक है? अब जब 2 रेशोज़ के दरमियान रेशो मालूम करना होगा, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, 2 रेशोज़ के दरमियान अगर आपको रेशो मालूम करना होगा, आसिफ़ा ये माइक अपना म्यूट कर दें काइंडली। अगर 2 रेशोज़ के दरमियान रेशो मालूम करना हो, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो मालूम कर लेते हैं, हम बोलते हैं a डिवाइडेड बाय b कर देंगे और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो आ जाएगा। अगर रेशो गिवन है और हमें टोटल मिला हुआ है तो हम रेशो में से एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, उनको प्लस करके डिवाइड टोटल से करके फिर उनको एक-एक रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास सो फार आंसर निकलते आ रहे थे। लेकिन सिचुएशन क्या हो कि आपके 2 रेशो दिए गए हों, उन रेशो के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने के लिए कहा गया हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है? अब प्रोपोर्शन को ज़रा थोड़ा-सा देख लेते हैं। प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़, 2 रेशोज़ की आपस में इक्वालिटी या रेशो बिटवीन 2 रेशोज़। फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास रेशो था a:b और दूसरा रेशो है c:d, तो इन 2 रेशोज़ के दरमियान जब हम कोई रिलेशन निकालना चाहेंगे, कोई इक्वालिटी निकालना चाहेंगे, तो उसको हम प्रोपोर्शंस कहेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 2 रेशोज़ और उनके दरमियान ये प्रोपोर्शन की सिंबल देते हैं और सेकंड रेशोज़ के हम आपस में कंपैरिज़न करते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? a:b एज़ c:d। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? a:b एज़ c:d, ठीक है? अब बेसिकली ये प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं होता, टेक्निकली ये प्रोपोर्शन बेसिकली इक्वल होता है। देखें, अब हम a:b कर रहे थे, इसको हम कह रहे थे कि a डिवाइडेड बाय b। अगर c:d है तो इसको हम कहेंगे c डिवाइडेड बाय d। लेकिन अगर इन दोनों का रेशो, इन दोनों का प्रोपोर्शन मालूम करना होगा तो हम कहेंगे a डिवाइडेड बाय b प्रोपोर्शन की सैंपल की जगह पे इक्वल आ जाएगी, c डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, ठीक है? ये सिंपल सी कहानी है, आप सिर्फ ज़हन में रखें कि प्रोपोर्शन के अंदर हमने दोनों रेशियोज़ को डिवाइड करके इक्वेट करना है। अब इसके अंदर a जो है ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है। वेट अ मिनट। जी, तो इसके अंदर हमारे पास ए जो है वो बेसिकली क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, बी को हम सेकंड प्रोपोर्शन, 3 को हम थर्ड प्रोपोर्शन और 4 को हम डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इट मीन्स ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। हमने इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो मैं आइडिया आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आइडिया समझने की कोशिश करें कि हमने अगर 2 रेशियोज़ के दरमियान रेशियो मालूम करना है तो हम उसे प्रोपोर्शन कह रहे हैं और उसमें हमने क्या करना है कि भाई जब a:b के दरमियान हम a डिवाइडेड बाय b कर रहे थे, तो अगर a:b एज़ c:d आ जाएगा, मतलब प्रोपोर्शन आ जाएगा, तो हम इस प्रोपोर्शन की सैंपल की जगह पे इक्वल दे देंगे, तो ये हमारे पास c/d इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी आपने समझनी है, इसके बाद आपने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। सही है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। कौन-कौन सी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसमें क्वेश्चन किस-किस नेचर के आ सकते हैं, उनकी नेचर भी जिस तरह रेशियो में डिफरेंट थी, इस तरह प्रोपोर्शन में भी डिफरेंट होगी। अब देखें क्वेश्चन देखें। इफ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, अगर 3 पाइप एक टैंक को 80 मिनट के अंदर फिल कर रहे हैं, तो बताएं कि 5 पाइप उसी टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, मैं उस मेथड में जा ही नहीं रहा, वो आपको बता ही नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, क्वांटिटीज को लिख लेना है। एक हमारे पास पाइप है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास टाइम है, ठीक है? अगर 3 पाइप थे तो वो 80 मिनट में फिल कर रहे थे। अगर 5 पाइप होंगे तो बताएं कितने टाइम में फिल होगा। मैंने उस टाइम का मालूम नहीं था, मैंने उसके लिए एक्स लिख दिया, ठीक है? अब ये 2 क्वांटिटीज आप अपने सामने लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या 45 मिनट्स में सर, डायरेक्ट है 45 या मिनट्स में। इनवर्स है, प्रोसेस समझ लें। उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताएं, क्या अगर पाइप 3 थे और 80 मिनट लग रहे थे, अगर मैंने पाइप बढ़ा दिए तो टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। इट मीन्स के पाइप बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होता है। तो इनके दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन हुई, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्सली इनवर्स प्रोपोर्शन हुई। बस ये आइडिया मेन आइडिया है। ये आइडिया अगर आपको समझ में आ गया तो आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में कभी कोई मसला नहीं होगा।
ठीक है, अब आपने करना क्या है इसके बाद आपने ये क्या करना है कि जो गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन प्रोपोर्शन है, आपके पास गिवन इधर पाइप है, दोनों कंडीशन में पाइप की क्वांटिटी गिवन है, आपने इसको 3/5 सेम लिख लेना। ठीक हो गई बात। फिर जहां पे आपने x दिया हुआ है उस प्रोपोर्शन में, उस क्वांटिटी में आपने देखना है कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन था। अगर इनवर्स रिलेशन हो तो आपने इसको उल्टा कर देना है, इट मींस आपने x/80 लिख देना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती तो आप सेम ही रहने देते दोनों साइड के ऊपर। मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ कि क्वांटिटीज हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास पाइप है, दूसरा हमारे पास टाइम है। पाइप 3 थे तो 80 मिनट लग रहे थे, पाइप 5 होंगे तो कितना टाइम लगेगा, x है जो हमें फाइंड करना है। हमने इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर ली, इन दोनों के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम 3/5 जो क्वांटिटी जिस साइड की गिवन है वो एज इट इज लिख देंगे, फिर इक्वल की सैंपल आ जाएगी। उसके बाद हमने देखना है, अब इनमें इनवर्स रिलेशन था तो हमने नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे ले आना है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम सीधे का सीधा लिखते थे। अब इनवर्स रिलेशन है तो हमने x/80 लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको अगर रिकॉल करें, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 33:80 एज 5:x कर सकता था, प्रोपोर्शन यही था ना। फिर इसको मैं अगर आपको कहता तो आपको पता 3/8 इज इक्वल टू 5/x, ऐसी होता जी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस भंडन में पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारे प्रोसेस में पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का आपको सीधा मेथड बता दिया, इसे हम एरो मेथड कहते हैं। ये कहीं जगह पे आपको दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं जो आपको आइडिया बता रहा हूँ बहुत ज्यादा स्मार्ट आइडिया है कि आपने जो सेम क्वांटिटी जो गिवन है उसको सेम रहने देना है। जिसमें वेरिएबल है जो आपको नहीं मालूम है उसमें आपने देखना है कि अगर इनवर्स में थी तो आपने उल्टा कर देना, अगर डायरेक्ट में थी तो आपने सीधा कर देना। अब हमने जैसे एक्स फाइंड आउट करना है, बेसिकली एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स को अपनी जगह पे रहने देंगे। ये 80 डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x। तो 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 5 बंदा 5, 5 4 द 20, और 40 पे कितने टाइम जाएगा 5 का टेबल, 8 पे टाइम 48। तो आपके पास कितने मिनट लगेगा, 48 मिनट लगेंगे 5 पाइप से वही 10 को फिल करने। आई बात समझ में। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इक्वेशन में लेके आना है। एक दफा इक्वेशन आ गई उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करनी है, उसमें साइड्स सिर्फ फ्लिप करनी है। अब मैं इसको अगर थोड़ी सी आपकी स्मार्ट मैथ होती तो मैं इसको इधर ही सर जी एक्सक्यूज मी जी सर, ये इनवर्स और डायरेक्ट मुझे नहीं समझ आया। इनवर्स इसमें कैसे है और जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन होगा वो उसमें डायरेक्ट कहाँ से आएगा? जैसे आप दो क्वांटिटीज उठाएंगी, ये जो दो क्वांटिटीज है टाइम और इधर पाइप है, आप जी देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है कि पाइप बढ़ने से टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जी, टाइम बढ़ पाइप रहा है। बढ़ने से टाइम टाइम तो कम होगा ना, ज्यादा पाइप लगेंगे तो कम टाइम में फिल होगा ना। नो सर, नहीं क्लियर हुआ, समझ नहीं आ रहा है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ, डिस्टेंस एंड टाइम इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। दोबारा मैं बता देता हूँ, एक तो आवाज डायरेक्ट कटी है जी। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप को मैं एक दफ़ा आपको दोबारा क्लियर बता देता हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है, तो हम कहते हैं ये आपस में किस प्रोपोर्शन में है, ये किस रिलेशन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक होगी बात। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो किस प्रोपोर्शन में है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में। यहाँ तक बात आई समझ में। आप जितनी ज्यादा शॉपिंग करेंगे उतनी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हाँ जी, जी सर। आप आवाज सही आ रही है आपको मेरी, नो सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सिर्फ में बाकी सबको सही आ रही है। थोड़ी स्लो थी जी आज की आवाज, कट्टी कट्टी जो जी। एसी में वाले तो पक्को वाले तो मुझे करे थोड़ी आवाज कहाँ की डिस्टर्बेंस लगा दूंगी। जी अब आवाज सही आ रही है आपको, जी आवाज आ रही है सही आपको। जी सर, थोड़ी थोड़ी। चलें ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन को दोबारा एक दफ़ा समझ लें जिसको समझ में नहीं आई है। कोई भी दो क्वांटिटीज़ उनके दरमियान में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि अगर तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ने लग जाए
एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ने लग जाए ऑटोमेटिकली, या एक क्वांटिटी कम हो रही हो और दूसरी भी कम होने लग जाए, तो हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन दोनों के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होने लग जाए, तो हम कहते हैं इनके दरमियान क्या है रिलेशन? इनवर्स रिलेशन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। आम एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास दो चीज़ें हों, दो क्वांटिटीज़ हों, शॉपिंग और मनी, पैसे, तो मुझे ये बताएं शॉपिंग बढ़ेगी तो पैसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे? पैसे कम होंगे। तो इन दोनों के दरमियान क्या प्रोपोर्शन हो गई? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। कर तो आप शॉपिंग रहे इनवर्स। हैं, कर तो आप शॉपिंग रहे हैं, लेकिन पैसे आपके कम हो रहे हैं। इट मीन्स इनके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। जी। अब आप कर लें काम और पैसे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों के दरमियान आपस में क्या प्रोपोर्शन हो गई? जी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। हालांकि आपकी एफर्ट लग रही है। हाँ, काम और एनर्जी की बात आएगी, काम और ताकत की बात आएगी, तो आप बोलेंगे जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा ताकत लगेगी, जी। उतनी एनर्जी आपकी लूज होगी। जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतनी एनर्जी आपकी लूज होगी ना। जी। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कम हो रही है। आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। अब बताएं इनमें क्या जी। रिलेशनशिप हुआ? जी, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बैटरी कम हो रही है ना। जी। इनवर्स है, इनवर्स। इनवर्स जी। प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, अब आ जाएं और सिंपल एग्जांपल ले लें, डिस्टेंस और टाइम। जितना ज़्यादा सफ़र करेंगे उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा। 10 किलोमीटर के लिए अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो बिल्कुल। 20 किलोमीटर के लिए 20 मिनट लगेंगे। जी। कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ। अब आ जाएं स्पीड और टाइम। जितना ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे उतने कम टाइम में पहुंचेंगे। जी। क्या प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपने यही आइडिया लेके जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में क्वांटिटीज दी गई हैं उनके अंदर आपने रिलेशन ढूंढना है कि एक्चुअली इनके अंदर रिलेशन है कौन सा। क्या इनके अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या इनवर्स प्रोपोर्शन है? इस क्वेश्चन के अंदर पाइप और टाइम था। भाई 3 पाइप थे तो 80 मिनट लग रहे थे। अब पाइप बढ़ गए तो टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम। कम होना चाहिए। इट मींस आपने इधर आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके दरमियान, इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान, इन दोनों चीजों के दरमियान प्रोपोर्शन कौन सी है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपने एक दफा इनवर्स प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर आपने आ जाना है सॉल्यूशन की तरफ कि अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए जो क्वांटिटीज गिवन है उनको एज इट इज रख देना है, और अगली क्वांटिटीज जिसके अंदर एक्स आप एक रखेंगे कि भाई ये चीज हमें नहीं मालूम, जो फाइंड आउट करनी है वो इनवर्स के रिलेशनशिप के हिसाब से उसको ऊपर या नीचे रखना है। ठीक है, इस केस के अंदर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में थे तो मैंने एरो का निशान इधर ऊपर की तरफ दे दिया। इट मींस नीचे वाला ऊपर ले जाएं, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने सिंपल मैथमेटिक्स इधर सॉल्व वो अप्लाई की और हमारे पास आंसर आ गया 48 का। क्लियर है? जी सर। चलें आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। इफ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ बुक इन 75 मिनट्स, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। क्या करना है आपने? सिंपल सा समझ लें पहले, फिर आगे आप करते रहिएगा कि नवीद कैन रीड 45 पेजेस। अब दो चीजें हैं, एक पेजेस है और दूसरा टाइम है। ठीक है, हमने इधर लिख लिया पेज और टाइम। अब लिख लेते हैं 45 पेजेस कितने टाइम में पढ़ रहा है? 75 मिनट्स में पढ़ रहा है। टाइम टेकिंग मालूम करना है। इट मींस टाइम मालूम करना है। फाइंड द टाइम टेक ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। कितने पेजेस? 876 पेजेस। जब आप ये इस तरह का एक डेटा बना लेंगे उसके बाद आपने क्या देखना है? आपने देखना है इनके दरमियान प्रोपोर्शन कौन सी है। भाई पेजेस बढ़ रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है। जी सर। इसका मतलब इनके दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे? 45 डिवाइडेड बाय 876 इज इक्वल्स टू, सेम रहने देंगे, 75 डिवाइडेड बाय एक्स। पिछली उसमें न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? उधर इनवर्स प्रोपोर्शन था तो हमने एरो दे के इसको रिवर्स कर दिया था, एक्स को ऊपर ले गए थे और 80 को नीचे ले आए थे। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमने एज इट इज इक्वेट करके रख दिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो x 45 से मल्टीप्लाई होगा, 45x हो जाएगा, और 75 को 876 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 876 है, सॉरी 75, 876 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो हमारे पास 23 65,007। आवर्स में पढ़ लेगा सर। जी 23 आवर्स 23 आवर्स निकाल भी लिया। चलें देख लेते हैं। मिनट्स में 65,700, मेरे ख्याल से। 65,700। ठीक है, इस 86 को 75 से जब मल्टीप्लाई किया, x मालूम करना है, अपनी जगह पे रहेगा। तो 65,700 को हम डिवाइड करेंगे 45 से। ये 45 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1460। कितने मिनट्स लगेंगे? 1460 मिनट्स लगेंगे। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1400, हाँ 60,
1460 मिनट्स लगेंगे उसको 876 पेजेस की किताब पढ़ने के लिए। आई समझ में बात? जी सर। ठीक, अब 1 जो घंटे हुए ना सर? हाँ जी, घंटों में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत 1 है। हाँ घंटे हुए ना? जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा था 23 आवर्स हुए ना? हो सकते हैं, वो वही बात मैं कर रहा था। अगर आपसे अब आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में जनाब 1460 तो था ही नहीं, उधर आवर्स में दिया गया था, तो आप इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे यूजुअली एमसीक्यूज में इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आती, वो ऐसी वैल्यूज ही देंगे जो वैल्यूज जो हैं वो आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर कर सकें। ये मैंने टेक्स्ट बुक से उठाए हुए हैं, इस वजह से मैंने एक्सरसाइज के एक दो कुछ उठाए थे ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए हर तरह से, क्योंकि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि आप जो है सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये चीज़ें तो इस तरह से तो हमने इस एंगल से तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। मेन आइडिया ध्यान में रखना है, एंगल डिफरेंट होते जाएंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते रहेंगे, आपने उनको किसी ना किसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है जी इरफाना सर, इतने बड़े वैल्यूज को हम बिल्कुल, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आती। अब ये देखें, 24 मीटर हाई वॉल इज मेड बाय 16 वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। हाउ मेनी वर्कर्स विल कंस्ट्रक्ट अ 18 मीटर हाई वॉल इन द सेम टाइम? जी, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? डिस्टेंस है, मीटर, हाइट है और वर्कर्स हैं। टाइम सेम है, पर्टिकुलर टाइम और इन द सेम टाइम की बात करते हैं, टाइम सेम ही है। ठीक है, अब हम दोनों क्वांटिटीज को लिख लेंगे, हाइट लिख लेंगे और हमारे पास वर्कर है। 24 मीटर हाइट है तो 16 वर्कर एक सर्टेन टाइम के अंदर कर रहे हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल कंस्ट्रक्ट, वर्कर कितने होंगे, एक्स वर्कर होंगे, 18 मीटर हाइट हो जाएगी। अब रिलेशन निकालें पहले तो। डायरेक्ट है, इनवर्स है? हाँ जी, 13 वर्कर सर। रिलेशन बताएं मुझे, डायरेक्ट इनवर्स। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना इनवर्स रिलेशन है सर, कौन सा है, तब इनवर्स है। तक आप जो है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इनवर्स रिलेशन है। देखें, 24 हाइट थी, 16 वर्कर लग रहे थे, हाइट कम हो गई ना 18, वर्कर कम होंगे ज्यादा होंगे? टाइम उतने कम होंगे सर। कम होंगे। इट मींस एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है ना। डायरेक्ट रिलेशन है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। हाइट बड़ी थी, वर्कर ज्यादा लग रहे थे, हाइट कम होगी, ऑब्वियसली वर्कर कम होंगे क्योंकि टाइम फ्रेम सेम है। अब आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का आइडिया आ गया। अब आपने क्या करना है, 24 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू, इसको सेम रहने देना डायरेक्ट रिलेशन में, 16 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 24x इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब 16 को 18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 288। ठीक है, 288 इज इक्वल्स टू 24x, x मालूम करना है, x अपनी जगह पे रहेगा। इधर इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 288 डिवाइडेड बाय 24। तो 288 को जब हम डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो कितने वर्कर चाहिए होंगे? 12 वर्कर चाहिए। ठीक है, एक मिस्त्री भी होता है सर, हम्म, एक मिस्त्री भी होता है उसका। मिस्त्री अलग इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए आपको जो है ना वो सारे ही मिस्त्री चाहिए होंगे। क्लियर है? ओके सर। जी, अब आ जाएं एमसीक्यूज पे। If 8 taps can fill a tank in 20 minutes, how many taps are needed to fill the same tank in 10 minutes if all taps have the same rate? जी, इसको जरा सॉल्व करें। C16 सर। ठीक है, 16 और कोई? जी, 16 शाह से।
हाँ जी, और नो सर, कौन थे सोल? जी? सोल कौन थे? सोल नहीं हुआ। चलें ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अब देखें 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास है टैप्स, दूसरा आपके पास है टाइम, ठीक है? 8 टैप्स से 20 मिनट में हो रहे थे, कितने टैप्स होंगे 10 मिनट में सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट में फिल होने के लिए, ऐसे ही है? अब मुझे ये बताएँ कि टाइम बढ़ेगा तो टैप भी ज़्यादा सॉल्व होंगे और फिल होंगे, टाइम कम हो गया तो टैप भी कम फिल करेगा, कम टाइम तो मतलब कम टैप फिल हो सकेंगे, ज़्यादा टाइम तो मतलब ज़्यादा टैप्स जी। फिल हो सकेंगे। इट मीन्स कौन सा रिलेशन आ गया इनके दरमियान? डायरेक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बना देनी है। 8/x इज इक्वल्स टू 20/10। मैंने अब इधर इसको सेम ही रहने दिया, मतलब इसको एज इट इज रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो मैं नीचे वाले को ऊपर ले जाता, ऊपर वाले को नीचे ले आता। पहले जब तक देखें इसकी कंडीशन देखें इस क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोपोर्शन के, कि जब तक आपको प्रोपोर्शन पता नहीं चल रही तब तक आप सॉल्व की तरफ नहीं जा पाएंगे, हमेशा गलत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी केयरफुली आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन कौन सी है। अब हम इधर करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 20x हो जाएगा। ये हमारे पास 80 हो गया, 80 इज इक्वल्स टू 20x हो गया। x मालूम करना था, 20 मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर आया तो डिवाइड हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास आंसर कितना आया? तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, 2 1 2 2 4 4 हाँ, इसमें ऑप्शन पहले गलत, मैंने ऐसा किया था। ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है आपके। एक दफ़ा मैं सवाल दोबारा पढ़ लूँ। इफ 8 taps can fill a tank in 20 minutes, 8 सर taps माना टाइम घट जांदो त डायरेक्ट टाइम वधो त इनवर्स ईअं प्रोपोर्शन दा ॿुधायो ईअं। how many taps are needed to fill the same tank? ठीक है, हमने मिस इंटरप्रिटेशन देखें, हो गई ना, मुझसे भी हो गई। अब देखें सवाल क्या कर रहा है कि 8 टैप्स कैन फिल अ टैंक। फिल क्या हो रहा है? टैंक फिल हो रहा है। हम इधर टैप्स फिल करते रहे हैं। 8 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। ठीक है, अब टाइम कम कर दिया तो टैप्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। आई बात सर समझ? इनवर्स थियो ना डायरेक्ट ना थियो ना। इनवर्स होगा बिल्कुल। देखें अब यही मिस इंटरप्रिटेशन होती है। अच्छा हुआ कुदरती कि मुझसे भी गलती हो गई, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। मिस इंटरप्रिटेशन जब भी आपने की, आपका आंसर गलत आ गया। मैं दोबारा इसको कर लेते हैं। हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, टैप्स और टाइम। ठीक है, अब ये 8 टैप्स 20 मिनट्स में कर रहे हैं सेम टैंक को, तो बताएं कि अगर टाइम हम कम कर दें तो कितने टैप्स लगाने पड़ेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए। तो इट मीन्स हमें टैप्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिवर्स करेंगे। x/8 इज इक्वल्स टू 20/10, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 8 2 द 16, x इज इक्वल्स टू 16। आई समझ में बात? यस सर। हाँ जी, आई बाकी मतलब सर टाइम घट जांदो त इनवर्स थींदो ऐं टाइम वधंदो त डायरेक्ट थींदो ईअं था चओ। लाज़मी ना है, हर कंडीशन, हर क्वेश्चन जी कंडीशन डिफरेंट आहे। ॾिसो हिते मां टैंक थोरो ज़हन में ॾेई वियो या टैंक खे मां निगलिजेक्ट करे छॾियो, त मां टैप्स फिलिंग जे हिसाब सां कयो। अगर टैप्स फिलिंग जी ॻाल्हि हुजे हा पोइ डायरेक्ट हुयो, ठीकु आहे, मिस इंटरप्रिटेशन थी वई। लेकिन जॾहिं जीअं ई मां आंसर ग़लति आयो, पोइ मां हिकिड़ो चकर रीचेक कयो। रीचेक करण खां पोइ मूंखे फ़ौरन इमीडिएटली समझ अची। अगर हिते ऑप्शन ॾिसो, हिते ऑप्शन अगर हिकिड़ो 4 बि हुजे हा त पेपर में बि मां बि हुजां, मां बि 4 टिक करे अचां, मुंहिंजी क्वेश्चन ग़लति थी वञे हा। छो जो मां पहिरियों इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग कई। क्लियर हुई है बात सबको? ये बात जी सर। बाकी सारे खामोश हो गए। सर आहिस्ते आहिस्ते थींदी हाँ, जल्दी सोल्व स्लो करना। स्लो लगेगा, लेकिन मैंने ये चले एक मिस्टेक हो गई, इससे ये फायदा हुआ कि आप लोगों को इतना आइडिया हो गया कि भाई इस तरह की गलती भी हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज ₹144। पेन्स एंड प्राइस, हाउ मेनी पेन कैन बी बॉट फॉर ₹96? पैसे कम हो गए तो पेन ज्यादा खरीदे जाएंगे ना। सर 8 पेन ले पाएगा सर, 8, ओनली 8। आहत लगता है आज फॉर्म में है फिर। आप बादाम खाए हैं क्या? सर ये असल में पेन की प्राइस ही जो है ना आंसर है असल में। पेन की प्राइस क्वेश्चन में सेम है, आप 12 पेन करोगे तो 144 ही हो रहे हैं, तो उसमें से सीधा आप सीधा 4 काट हिसाब दो तो लगा रहे 96 हो ना, बचते हैं। सीधा सीधा जी हाँ हिसाब, सर। किराने की दुकान वाला हिसाब लगा रहे हैं आप। जी लेकिन सर। इसको थ्रू प्रोसेस सॉल्व करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दफ़ा कंडीशन सेम नहीं रहती। बिल्कुल सर।
हाँ जी, ये तो इजी सा है। Sir, B, 8 pens. 8 पेन्स। चलें इसको हम सॉल्व। जी सर। कॉस्ट Direct देखें, आपके पास proportion दो है। चीजें हैं, एक आपके पास कॉस्ट है या प्राइस है, और दूसरा आपके पास पेन। ठीक है, अब पेन कितने हैं, 12 हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 144 है। अब बोल रहे कॉस्ट अगर 96 हो जाए तो बताओ कितने पेन खरीदे जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें नजर आ गया है कॉस्ट कम हुई तो प्राइस भी, पेन भी कम होंगे। तो कौन सा प्रोपोर्शन क्या हो गई इनमें? Direct. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एज इट इज लिख देना है। सर कॉस्ट भी सेम थी ऐं प्राइस भी सेम थी त डायरेक्ट थी वियो। कॉस्ट न डायरेक्ट कॉस्ट सां या पेन सां को फ़ाइदो हुन आहे, उन्हनि जो ॿिन्हिनि क्वांटिटीज़ जे रिलेशनशिप सां आहे। तव्हां वटि वधीक पैसा हूंदा त तव्हां वधीक पेन बाय करे सघंदो, अगरि पैसा घटि थी वेंदा त अल्टीमेटली पेन बि घटि थींदा। माना हाणे जेको आंसर ईंदो उहो 12 खां त घटि ईंदो, एतिरो त कंफर्म थी वियो। केतिरो घटि ईंदो उहो मालूम करण जे लाइ असां इहो प्रोसेस कंदा आहियूं। ठीकु आहे जी सर। जी। अब देखें, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो देखें, ये तो हम सिंपली जल्दी वो उसमें सिंपल मेथड फॉलो कर रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इसको इधर ही काट सकते हैं। वो कैसे काटेंगे, 12 बंदा 12, 12 8 का सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेंगे, 96 होता है, फिर 8 बंदा 8, या 8 के ऊपर हम 2 का लगा दे, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 2 2 द 4। अब 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 18 द 36। तो हमारे पास आ 2 1 द 2, 2 8 द 16, 18 द 36। वेट अ मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड कर दिया, ठीक है, रॉन्ग किया था। नहीं नहीं 18 नहीं आएगा। अच्छा, इधर हम टेबल अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे होगा। 96 है, 2 का टेबल लगाएं, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6 and 2 8 2 3 the 6 and 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 8 the 16, 6 2 6 the 12, 2 9 the 18। समझ में आ रहा है या खिचड़ी पक गई है? सर कुछ भी समझ में नथो अचे, अञा हो इजी प्रोसेस हो सर। हलो ठीक है, उन्हीं ते ही रहूं तक इथां ई डिवीजन थियो। ठीक है, वेट वेट मैं सिर्फ ये सेव किया। चलें हम उसी मेथड पे रहते हैं जिस मेथड पे थे हम। पेन कितने हैं और कॉस्ट, दो 12 चीजें थी। 12 पेन कितने के थे, 144 के। अब बोल रहा है 96 के, बताओ कितने पेन आएंगे, एक्स पेन आएंगे, कोई भी हमें वैल्यू मालूम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है
ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 96। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है, अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 96 कितना होता है? 1152 इज इक्वल्स टू 144x। x मालूम करने के लिए हम 1152 डिवाइडेड बाय 144, so 1152 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास पेन कितने खरीद सकेंगे? 8 पेन। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने कैलकुलेटर अगर होगा तो इतने सारे सवाल इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको इधर ही मामला हल करना पड़ेगा, इधर ही काट काट के इनको छोटे नंबर्स में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर सही आएगा। क्लियर है? कट किए करणो सर 96 टेबल लगानी है 144 थे ना 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 या ना, ये ना 96 कर। के चलो ऊपर ये माइनस अच्छा, करणो। इसको मैं आपको ये मेथड जरा थोड़ा सा ना समझा देता हूँ करना कैसे है। एक मिनट से मैं जरा थोड़ा सा इरेज कर दूं चीजें। आप गलत कर रही होंगी इरफाना अगर कैलकुलेटर में दूंगा। चलिए हम सिंपल कर लेते हैं इसको, आप इस तरीके से समझ लें। भाई ये x और 12 डिवाइड में 144 और 96 आपस में डिवाइड में, हम इस साइड को पकड़ते हैं जिसमें दोनों वैल्यू गिवन है। 2 का टेबल से शुरू करते हैं क्योंकि आखिर में आपको याद है डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था, आखिर में 4 है, इसके आखिर में 6 है। इट मींस इनके ऊपर 2 का टेबल लग सकता है। हम छोटे टेबल से शुरू करते हैं। 2 4 द 8, 2 8 द 16, इधर हमारे पास आएगा 2 7 द 14, 2 2 द 4। ठीक हो गई बात? अब मैं सिर्फ यही वाली साइड लेके चल रहा हूँ। हमारे पास बचा 72 डिवाइडेड बाय 48। फिर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 6 द 12। हमारे पास आंसर आया 36 डिवाइडेड बाय 24। फिर इसको हम 2 से करते हैं। 2 12 द 24, 2 1 द 2, 2 8 द 16। हमारे पास आंसर आया 18 डिवाइडेड बाय 2 12, 2 6 द 12, 2 9 द 18। हमारे पास आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय 6। फिर 6 का हमने लगाया 3 का, 3 2 द 6, 3 3 द 9। अब हमारे पास 3/2 आ गया। अब हमने क्या करना है इसके साथ, यानी 12/x इज इक्वल्स टू 3/2 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आसान हो गई। इधर हो गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 24 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ। और 3x हो गया। x मालूम करना था, 3 डिवाइड में आ गया। 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 3 8 द 24, 8 आपके पास आंसर निकल आया। समझ में आई बात? जी सर। यस ठीक है, सर। आपने जितना सिंपल हो सके उतना करें। अब आप एक लेवल ऐसा आएगा कि आप जैसे मैं कर रहा था ना, एक ही जगह पे डिवाइड पे डिवाइड, डिवाइड पे डिवाइड, वो आप एक ही पॉइंट के ऊपर करना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास सारी क्लियर आ गई तो फिर आप एक ही 144/96 होगा, आप उधर ही उसको डिवाइड करके आंसर खुद ही समझते जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, चलें। A mixture contain alcohol and water in the ratio 7:3. How much water is there in 50 liters of mixture? जी, अब अच्छा, अब ये देखें यहाँ तक। अब आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे प्रोपोर्शन खत्म है, अब रेशियो और प्रोपोर्शन के मिक्स आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है रेशियो है या प्रोपोर्शन है।
आ रहा है समझ में कुछ? सर 15 लीटर। और कोई? आहत जीत गया भाई आज। आज लग रहा है आहत कोई ना किसी बाबे से तावीज लेके आया है। दरअसल में इसमें सर 7% जो है वो रेशियो शो कर रहा है अल्कोहल का, 3% वाटर का कर रहा है, ऐसा ही है ना सर? 7:3। हाँ, इन अ सेंस हम कह सकते हैं। तो अगर हम वाटर को कंटेन करवाएं मिक्सचर में अल्कोहल में तो वो 15 लीटर ही आ रहा है सर। अब देखिए, आपको मैंने 3 प्रोपोर्शन वाला बताया था कि जब आपको टोटल गिवन हो और रेशियो गिवन हो तो आपने रेशियो को प्लस करके टोटल से डिवाइड करना है, आपको यूनिट मिल जाएगा, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर मिल जाएगा। आहद, वाटर अल्कोहल सीम्स लाइक सस्पिशियस। नोट मच सर। चलें। सर बी। 15 लीटर्स। ठीक है, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखें, 7:3 रेशियो है और टोटल आपके पास 50 अमाउंट आपको दिया हुआ लीटर्स में। 7 × 7 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 50 से तो हमारे पास यूनिट प्राइस निकल रही है 5। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 लीटर्स आपका अल्कोहल की अमाउंट निकल आई। आपसे पूछ रहा है वाटर की, तो 5×3 = 15 लीटर्स वाटर की अमाउंट निकल आएगी। ये उसी तरीके से जो हमने एज का किया था, या पीछे 3 क्वांटिटीज हमें मिल रही थी, रेशियोज मिल रहे थे, हमने उनका किया था। क्लियर है? जी सर। If A:B is 3:2 and B:C is 5:4, then A:B:C is equals to what? ये नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैंने इसलिए मुख्तलिफ नेचर के रखे हैं कि मैं एक एक नेचर अलग अलग से नहीं समझा सकता, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हर हर सवाल को मैं अलग तरीके से समझाऊं। दैट्स वाई मैंने डिफरेंट नेचर रखी है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, रेशियोज दिए गए हैं, उन रेशियोज के दरमियान 3 रेशियो दिए हैं, दो दो का रिलेशन बताया, और दो जिनका रिलेशन नहीं बताया उनका आपस में रेशियो आपसे पूछ लिया है। अब देखें, A:B वो बोल रहा है 3:2 है, और बी सर आप समझा रहे हैं तो क्लियर होता जा रहा है, बाद में भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना है। ये मैंने आपको पहले वार्न कर दिया है कि इसमें हर सवाल एक डिफरेंट नेचर का है। तो इसका की सिर्फ इतनी सी है कि आप प्रैक्टिस करें, जितने टाइप के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इनहेंस करते रहेंगे। A:B, अब देखें नेचर, देखें क्वेश्चन की, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 3 रेशियोज हैं, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का दिया गया, आपसे तीनों का आपस में रेशियो मांगा गया है। अब देखें इसको करेंगे कैसे, जरा ये ये होगा समझ, सर मे बी। ये मेथड ये समझ होगा। लें। A:B आपके पास कितना है? 3:2। B:C कितना है? 5:4। एंड अब आपसे पूछा गया A:B:C मालूम करें। आपने करना क्या है, ये जरा तरीकेकार समझ लें। हमने क्या करना है, रेशियोज को A:B:C फॉर्म में लिख लेना। ठीक, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि A:B का रेशियो, ये दोनों साथ में, इन दोनों का रेशियो आपने देख लेना। इन दोनों का रेशियो है 3:2। फिर B:C का रेशियो क्या है? 5:4। आपने इसके नीचे 5:4 लिख लेना है। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने क्या किया, हमने पहले लिख लिया A:B का रेशियो, फिर हमने B:C का रेशियो लिख लिया, लेकिन इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। अब आपने क्या करना है, ये प्रोसेस जरा समझिएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5×3 = 15।
तो ये एक्चुअल रेशियो आ रहा है 15:5 to the 10 is to 2 for the 8 एक्चुअल रेशियो ये आ गया। अब A:B:C का एक्चुअल रेशियो आ गया 15:10:8। अब आपने मालूम क्या करना था, तीनों का रेशियो, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट। अगर आपसे पूछा गया होता कि A:C का रेशियो बताएं, तीनों का नहीं पूछा गया होता, आपसे पूछा गया था A:C का रेशियो बताएं, तो आप इधर से ए का इधर से सी का उठाते, आप बोलते इन दोनों का रेशियो है 15:8। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में। अब देखिए, जब भी आपको रेशियोज दिए गए हों 3 और आपसे 2 के रिलेशनशिप बताए गए हों, रेशियोज बताए गए हों, और आपसे पूछा गया हो कि बताओ इन दोनों में से, इन तीनों का आपस में क्या रेशियो होगा, या उन दो में से जो दो नहीं गिवन पेयर, उन दो पेयर का क्या रेशियो होगा। देखिए, A:B का रेशियो गिवन है, B:C का रेशियो गिवन है, लेकिन A:C का रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है, आपसे लेकिन ये बात नहीं पूछी, आपसे पूछी है A:B:C का रेशियो आपस में क्या होगा। हमने क्या करना है, ये तरीकेकार है, ये मेथड समझ लीजिए कि हमने A:B का जो रेशियो था वो हमने लिख दिया 3:2। ठीक है, फिर B:C का ये दोनों का रेशियो, फिर इसके नीचे B के नीचे B, C के नीचे C का हमने रेशियो लिख दिया। यहाँ तक हमने प्रोसेस, यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? जी सर। उसके बाद हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे ए का हमने क्या करना है, पहले वाले को इसके नीचे वाले से, ये पैटर्न ध्यान में रखें, पहले वाला इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 5×3 आपने लिख दिया, ये ए का रेशियो निकल आया। फिर रेशियो की सैंपल आ गई, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाना है, 5×10 रेशियो निकल आया बी का। उसके बाद फिर आ जाना है इधर से, इस साइड नीचे आ जाना, 4×8। अब आपके पास तीनों रेशियो एक्चुअल निकल आए। अब आपसे अगर A:B पूछा है तो एक्चुअल रेशियो निकल आएगा, B:C पूछा है एक्चुअल रेशियो निकल आया, तीनों का आपस में पूछा है एक्चुअल रेशियो गिवन है। अगर आपसे A:C पूछा है तो वो भी रेशियो आपके पास आ गया। ठीक है, तो 15:10:8 इसका आंसर होगा। ठीक है। चलो, if 3 persons complete a work in 12 days, how many persons are required to complete it in 4 days? ये तो कर लेंगे, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। जी, नाइन सर, बी। हाँ, और कोई? फसाना, एज लॉन्ग एज वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपना आंसर दे रहा है, तो मैं उसको म्यूट कर नहीं कह सकता। हाँ, अगर उसकी हिंड्रेंस आ रही होती तो फिर मैं उसको म्यूट करने का कह देता। वो सिंपली सिर्फ अपना आंसर कर रहा है, इट इज ओके। तो आप जरा फोकस करें अपने उसको। Sir, B9. 9।
जी, और कोई? 2 बंदों ने 9 कह दिया है। चलें देख लेते हैं हम। पर्सन्स 2 चीजें हैं, पर्सन्स एंड जी बस ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लें फिर क्लास एंड करते हैं। जी, पर्सन्स हैं प्लस में डेज हैं, तो हमारे पास पर्सन्स हो गए और हमारे पास डेज हो गए। ठीक है, 3 पर्सन थे तो 12 दिन लग रहे थे। कितने पर्सन होंगे 4 दिन में करने के लिए? अब कम दिन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्कफोर्स बढ़ानी पड़ेगी, मतलब लोग बढ़ाने पड़ेंगे। दिन कम होंगे तो लोग बढ़ेंगे ना। इट मीन्स ये आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में। दिन कम कर रहे हैं तो लोग बढ़ा रहे हैं, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ा रहे हैं, तो इट मीन्स ये रिवर्स जाएगा। तो हमने क्या कर देना है, x/3 इज इक्वल्स टू 12/4। इसको सिंपल इधर ही डिवाइड कर देते हैं, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, और x का फिर 3 इधर डिवाइड में इक्वल को उधर जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 3 दा 9। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।